हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं उस कोशिकांग की जो आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कहूंगा, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जिसको पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति ग्रह। चलिए शुरू करते हैं। तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, उसके कोशिका द्रव्य में ये छोटे छोटे गोलाकार कणिका में या छड़ के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपको मैं बताऊं, सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहा जाता है। सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, लेकिन इसकी खोज का श्रेय दो साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर काम किया, एल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। एल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की, लेकिन उन्होंने वर्ड दिया बायोप्लास्ट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका नहीं कहा, उन्होंने इसके लिए शब्द यूज किया बायोप्लास्ट। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, ये दिया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। इसका नामकरण किया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, और इसी को हम सूत्र कणिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये अगर मैं बात करूं, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा और पादप कोशिका में दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या कहा मैंने? जंतु में सबसे बड़ा और पादपों में दूसरा सबसे बड़ा। अगर आप में से किसी को पता है कि पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, कौन सा होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताइए। ठीक है, देखे किसको पता है, किस किस बच्चे को पता है। मुख्यतः ये बेलनाकार संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम उसकी संरचना की बात करें तो मुख्यतः बेलनाकार इनकी आकृति होती है, संरचना होती है। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक और बात याद रखें, जहां सक्रिय कोशिका होगी, सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होती है। किसकी संख्या? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा सक्रिय कोशिका, उतनी ज्यादा उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और मैंने शुरू में बताया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जंतुओं में पक्षियों की उड़न पेशियों में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं सबसे अधिक। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, पादपों की तुलना में प्राणियों में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ठीक है, या पाए जाएंगे। अब एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं, उन सबके लिए एक सामान्य वर्ड यूज किया जाता है, कॉन्ड्रियोम। एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएंगे? कॉन्ड्रियोम कहलाएंगे। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पर एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही होगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं दो झिल्लियां हैं, बाहरी झिल्ली और
आंतरिक झिल्ली। तो ये दोहरी संरचना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसकी जो झिल्लियां है बच्चों, वो दो चीजों के मिलकर बनी होती है। इसकी झिल्लियों में वसा पाया जाता है और प्रोटीन इसकी बनी होती है। बाहर की जो झिल्ली है, इसमें 60% प्रोटीन होगा, प्रोटीन की मात्रा बाहर ज्यादा पाई जाती है, और 40% वसा होगा। ठीक है, एक झिल्ली की मोटाई, चलिए मैं आगे लिखता हूं, झिल्ली की जो मोटाई है उसकी बात करते हैं, लगभग 60 से 75 एंगस्ट्रोम होती है। बाह्य झिल्ली में 60% क्या था? प्रोटीन। आंतरिक झिल्ली में, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, दोनों किसकी बनी है? वसा और प्रोटीन की। अब पहले हमने आंतरिक झिल्ली लिख दिया है, तो आंतरिक झिल्ली में 80% प्रोटीन, 20% वसा, जबकि बाह्य झिल्ली में 60% प्रोटीन था और 40% वसा पाया जाता है। इनकी मोटाई 60 से 75 एंगस्ट्रोम होती है। यहां तक समझ आया होगा आपको? ठीक है, अब क्योंकि इनमें आप देख पा रहे हैं प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसलिए ये अधिक चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य ज्यादा होंगी, अधिक चयनात्मक। ठीक है, और यही जो मैट्रिक्स है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसको यहाँ पे मैट्रिक्स कहा जाता है, यही उसका कोशिका द्रव्य का भी निर्धारण करती है। अब दोनों कोशिकाओं के बीच में आप देख पा रहे हैं एक जगह है, खाली स्थान है, जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, तो ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश भी लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रोम की इसकी चौड़ाई होती है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या अवकाश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण संरचना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बाहरी झिल्ली जो है वो एकदम स्मूथ है, लेकिन आंतरिक झिल्ली में इस तरह से संरचनाएं बनी हुई हो, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, आपको दिख रहा होगा आंतरिक झिल्ली में। तो मैट्रिक्स की तरफ, अंदर की तरफ उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं आंतरिक झिल्ली में, राइट, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। इस फोल्डिंग की वजह से जो आंतरिक सरफेस है वो काफी गुना बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उनमें उतने ज्यादा क्रिस्टी पाए जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे सक्रियता कम होगी, क्रिस्टी की संख्या भी कम होती चली जाएगी। इन्हीं क्रिस्टी पर ये एक और संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इन्हीं क्रिस्टी पर एक और संरचना आपको मिलती है, रैकेट के जैसी है, जिसे ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये संरचना क्या कहला रही है? ऑक्सीसोम, या F नोट F1 कण भी इनको कहा जाता है। ऑक्सीसोम या F नोट F पार्टिकल, F नोट F कण। इस ऑक्सीसोम के बच्चों 3 भाग होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इसके 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का जो भाग है वो आधार कहलाता है, बेस कहलाएगा, सबसे नीचे का हिस्सा। बीच का भाग व्रंत या तंतु कहलाता है, और सबसे ऊपर का जो गोल हिस्सा है उसको सिर या शिरा कहा जाता है। सो आधार, तंतु और शीर्ष और सिरा, 3 इसके भाग होते हैं। जो शीर्ष भाग है, यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपीएज, एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है।
अब ये बाह्य झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। आंतरिक झिल्ली में ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर ये क्या उपस्थित है, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्जिसोम्स उपस्थित हैं, जिसके सिर पर, शीर्ष पर एटीपीएज एंजाइम उपस्थित है, जो एटीपी के बनने में, एटीपी के संश्लेषण में सहायता करता है। याद रहेगा। चलिए, अब इसका जो मैट्रिक्स है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम, सबसे पहली बात। उसके अलावा आरएनए, तीनों तरह का आरएनए होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इसके अलावा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। हमेशा याद रखना, कोशिकांग में जब भी राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S का होगा। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S टाइप का और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इस मैट्रिक्स में, ये तो नीट लेवल की बात मैं बता रहा हूं आपको, इसमें क्रैब साइकिल के, क्रैब चक्र के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता, वो आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। यहां पर आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। अब क्रिस्टी, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है कई भागों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, ये वाला सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए है, और खुद के राइबोसोम्स हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन का निर्माण कर लेती हैं। तो ये दो विशेषताएं हो गई, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स जिसकी सहायता से ये प्रोटीन्स का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में कोशिका की संज्ञा भी दी जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। अब यहां पर आप साइड में देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अब आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के माता पिता का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बच्चों सिर्फ पिता का पता चलता है। अगर माता का पता लगाना है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता लगता है, क्योंकि ये मादा से आता है, माता से बच्चे में आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो पिता का पता लगाना हो तो फिंगरप्रिंटिंग कर लें, लेकिन माता का पता लगाना हो तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से ही पता लगेगा। अब बात करते हैं हम इसके कार्यों की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कार्य करता है? तो सबसे पहला कार्य आपको दिखाई दे रहा है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। जो शीर्ष भाग था ऑक्सीसोम का, वहां पर हमने अभी डिस्कस किया था, एटीपीएज एंजाइम है, और एटीपीएज एंजाइम एटीपी बनाने में सहायता करता है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम, इसीलिए इसको ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द
सेल भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस। दूसरा इम्यूनिटी, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। जो कैल्शियम आयंस हैं उनको बनाए रखता है कोशिका में। और ऑटोफेजी, कि जब सेल का, किसी कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका पुनर्निर्माण, उसमें भी ये सहायता करता है। उसके अलावा कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे अंडे में पीतक का निर्माण, योक जिसको कहते हैं, जो पीला भाग होता है ना अंडे का, अंडे में पीतक का निर्माण करता है। ठीक है। अमीनो अम्ल और वसा के निर्माण में सहायता करता है, उसका संश्लेषण करता है। ठीक है। उसके अलावा पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है और साइटोक्रोम, ये भी एक तरह का पिगमेंट होता है, साइटोक्रोम, उनके संश्लेषण के लिए भी पदार्थ उपलब्ध करवाता है, उनके संश्लेषण के लिए पदार्थ उपलब्ध करवाता है। तो ये बात होगी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कोशिका के शक्ति ग्रह के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको यह भी बताना है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें।